डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ कि भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य साहित्यिक स्रोत। क्या पढ़ाएंगे? साहित्यिक स्रोत पढ़ाने जा रहे हैं। माने भारत के इतिहास को यदि मुझे जानना हो तो भारतीय इतिहास को किस तरीके से हम साहित्यिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, इसको समझने का मूल चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसे याद रखोगे बच्चों, क्लियर है? चलो ध्यान दो। सबसे पहले राज तरंगिणी, ये एक क्वेश्चन पूछता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो बोलेंगे कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। इसमें कश्मीर की जानकारी बताई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है परीक्षा में। कश्मीर की जानकारी किस पुस्तक से पता चलता है, तो हम लिखेंगे राज तरंगिणी से पता चलता है। और यह 12वीं शताब्दी में हर्ष के दरबारी थे। ये एक प्रश्न पूछता है, फिर क्वेश्चन यहाँ रहेगा हमारा कि कल्हड़ किसके दरबार में थे, तो हम बोलेंगे हर्ष के दरबार में थे। नेक्स्ट, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। याद रखो, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। यह एक संस्कृत ड्रामा है जो मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन की जानकारी देने वाले बहुत कम पुस्तक हैं। उन पुस्तकों में एक पुस्तक का नाम है हमारा मुद्रा राक्षस, लेखक है विशाख दत्त। यह संस्कृत ड्रामा। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट में इसमें से, वह है हमारा, कहता है ये देख लो बच्चे कि अभिज्ञान शकुंतलम। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये जान लो, जितने सारे एग्जाम्स दोगे उसमें कहीं ना कहीं ये बार बार पूछते रहता है कि कालिदास, थोड़ा सा जानेंगे हम कालिदास के बारे में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के लेखक हैं। याद रखेंगे, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके समय समझ लो गुप्त साम्राज्य अपने चरम पे था, गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है गुप्त काल को। इसी गुप्त काल के समय में कालिदास एक ऐसे विद्वान व्यक्ति हुए कि शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहते हैं हम लोग, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना है। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट में है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या याद रखेंगे? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना? कालिदास की रचना। फिर रघुवंशम, रघुवंशम किसकी रचना? कालिदास की रचना। तीसरा कुमार संभव, कालिदास की रचना है। मेघदूत, कालिदास की रचना। ऋतु संहार, कालिदास की रचना। विक्रमोर्वशीयम, यह भी है कालिदास की रचना। और मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र भी कालिदास की रचना। इस तरीके से कालिदास की हम कई सारी रचनाएं लिखे हैं, और जो भी एग्जाम्स होते हैं इसमें कालिदास की रचनाओं के बारे में पूछता रहता है। हम फिर से हम बता देते हैं, थोड़ा सा याद रखोगे बच्चे, कौन कौन? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्र। ये सभी पुस्तकें हैं, ये सब साहित्य के लेखक हमारे कालिदास। और कालिदास को याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के ये लेखक हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट में फिर से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो सभी, कि अगला है आमुक्त माल्या। लेखक, पुस्तक का नाम है आमुक्त माल्या। लेखक कौन है? कृष्णदेव राय प्रथम। यह दक्षिण भारत के ये ऐसे महाराज जो से उत्तर भारत में अकबर और बीरबल की कहानियाँ प्रसिद्ध है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में, याद रखेंगे, दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के यहाँ तेनालीराम हुआ करते थे। तेनालीराम और कृष्णदेव राय की कहानियाँ फेमस है। तो इस तरीके से आमुक्त माल्या कृष्णदेव राय की रचना है, और ये राजनीति पर रचना किया गया है। इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आमुक्त माल्या में राजनीति कैसे हुआ करती थी, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें से पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पुस्तक में फिर से हमारा आता है यहाँ पर वैजयंती। पुस्तक का नाम है वैजयंती। यादव प्रकाश की रचना है, जो प्राचीन काल का ये शब्दकोश है। याद रखेंगे, बार बार पूछता है कि वैजयंती किस प्रकार की विधा है। यह कहानी है, कविता है, शब्दकोश है, तो हम क्या बोलेंगे? शब्दकोश है। और अब मुगल काल के बारे में हम आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं अकबर के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है अबुल फजल। नाम रहेगा अबुल
फजल। अबुल फजल ने लिखा अकबर नामा या आईने अकबरी, माने अकबर की चर्चा जिस पुस्तक में की गई उसे ही अकबर नामा के नाम से जानते हैं, और अकबर के समय के महत्वपूर्ण लेखक में आते हैं अबुल फजल। अल-बरूनी, याद रखेंगे अल-बरूनी को। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखा किताबुल हिंद। किताबुल हिंद माने हिंद के बारे में उसने जो किताब लिख दिया, यह अरब यात्री था, इसे जानेंगे हम लोग, और गजनवी के साथ भारत आने वाला व्यक्ति, यह अल-बरूनी को हम भूलेंगे नहीं। उसकी रचना है किताबुल हिंद। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम है रेहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेंगे इस पर। रेहला लिखा है इब्न बतूता, यह मार्को यात्री था। यह मार्को का रहने वाले व्यक्ति, मोरको नहीं मार्को होगा बच्चों, तो मार्को पोलो का ये रहने वाले व्यक्ति है इब्न बतूता, जो भारत आकर पुस्तक लिखा रेहला, इसे भी याद रखेंगे हम। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखक में हम इसमें बताने जा रहे हैं बच्चे, इसे याद रखोगे, और वह है हमारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही। याद रखेंगे तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना करने वाला व्यक्ति ज़ियाउद्दीन बरनी, भूलेंगे नहीं। फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में उसने लिखा था, और इस तरीके से तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की रचना। ज़ियाउद्दीन बरनी के बारे में जानोगे कि इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक को, याद रखेंगे ये दो तीन मुगल तुगलक संप्रदाय राजाओं के समय में यह लेखक का काम किया है। तो एक है मोहम्मद बिन तुगलक, यह मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था। क्या कहा था? पागल सुल्तान। पूछते हैं परीक्षा में कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान किसने कहा था? हम बोलेंगे ज़ियाउद्दीन बरनी ने। और इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में भी लिखा तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, और इसने बताया था कि किस तरीके से फ़िरोज़ शाह तुगलक भारत को डेवलप करने के लिए भारत में चारों तरफ नदियों का, नहरों का प्रबंध काफ़ी बेहतर से किया। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जाना जाता है नहरों के प्रबंध के लिए, इसे हम याद रखेंगे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं इंडिका, काफ़ी इम्पोर्टेंट, भूलना नहीं है इसे। इंडिका, ये इस पर भी स्टार लगाता हूँ मैं, इंडिका डबल स्टार लगा देता हूँ इंडिका को, क्योंकि इंडिका बार बार पूछता है बच्चों। मेगास्थनीज की रचना है, पता है यह यूनान के सीरिया का रहने वाला था, जो 305 ईस्वी पूर्व से लेकर 257 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का दूत के रूप में भारत पहुंचा था। याद रखेंगे भारत पे आक्रमण करने वालों में, जैसे जब यहाँ से सिकंदर जाता है तो उसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में जो मेगास्थनीज है भारत आता है। और उस समय मगध साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यह समझ लो, यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसी के दरबार में यह हाजिर होता है। तो इतना हम याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में से अगला पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है लाइव्स। याद रखो कौन सा पुस्तक? लाइव्स या पैरेलल लाइव्स, यह प्लूटार्क की रचना है। प्लूटार्क यह भी एक यूनानी लेखक था, जो मौर्य और मर्योत्तर कालीन स्थिति का वर्णन करता है। मौर्य काल याद रखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा काल, हड़प्पा काल के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद समझो महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद हम पढ़ते हैं, बोलो, मौर्य काल, मौर्य काल। अब मौर्य काल के बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्यों के समापन पर जो आए उसे हम कहते हैं मौर्योत्तर। यह मौर्योत्तर काल का और मौर्य काल का वर्णन करता है, और इसी ने लिखा है। क्या लिखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आईएएस के एग्जाम में पूछ चुका है बच्चे, इसलिए इसको ध्यान में रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया है। ये किसने कहा था? तो प्लूटार्क ने कहा था। कौन सी पुस्तक में कहा? लाइव्स या पैरेलल लाइव्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर जितने भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, सभी महाजनपदों को करीब करीब एक करने का काम किया, और अखिल भारतीय साम्राज्य कायम करने वाला व्यक्ति जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। ये किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा। तो प्लूटार्क को हम नहीं भूलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति। नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर से इसमें से देख लो, नेचुरल हिस्ट्री। याद रखेंगे नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। यह रोम
अर्थात यूनान का लेखक था यह भी, जो मौर्य तथा मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। अर्थात मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, धन दौलत किसी राजा के पास कैसे आता था, कहाँ खर्च होता था, आय के साधन कौन कौन से थे, ये समस्त चीज़ों का वर्णन करता है प्लिनी। तो हम प्लिनी को भी नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट में अब हम फिर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, वर्ल्ड जियोग्राफी याद रखेंगे। अब फिर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी। ये लिखने वाला व्यक्ति स्ट्रैम्बो को नहीं भूलेंगे। यह भी यूनानी लेखक था, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के मौर्य और मौर्योत्तर काल का वर्णन करता है। याद रखेंगे, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व मौर्य और मौर्योत्तर काल के समय में वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व की जियोग्राफी किस तरह की स्थिति और भारत में कौन कौन से क्षेत्रों पे मौर्यों का शासन था, मौर्यों के समापन पर मौर्योत्तर काल में किधर किधर उसका क्षेत्र रहा, ये सब वर्णन करता है वर्ल्ड जियोग्राफी में स्ट्रैम्बो ने। अब नेक्स्ट पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिका। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिका, हेरोडोटस की रचना है ये। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, हेरोडोटस। और तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, पूछता है परीक्षा में कि हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं। इसे कहते हैं, हेरोडोटस को ही हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस का कालखंड क्या है, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। उसने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। ये याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट में इस पर भी स्टार लगाता हूँ मैं, इसे भी खूब ठीक तरीके से देखोगे बच्चों तुम लोग। नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना के भी कई विद्वान हमारे भारत में आते रहे और उन्होंने अपने अपने पुस्तकों की रचना करते रहे बच्चे। तो इन्हीं पुस्तकों की रचना में आते हैं फोक्यो की, पुस्तक का नाम फोक्यो की, और लिखने वाले व्यक्ति फाहियान की बात करें, वेनसांग की बात करें, इत्सिंग की बात करें, ये तीनों के तीनों ये चाइना के हैं। ये फाहियान है हमारा। यह एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में रहा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्टार लगाता हूँ, इस पर डबल स्टार लगाता हूँ फाहियान के लिए। फाहियान किस राजा के दरबार में था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। कब से कब तक भारत में रहा, तो 399 ईस्वी से लेकर एडी से लेकर 414 एडी तक यह भारत में रहा। कौन सी पुस्तक लिखी, फोक्यो की। फ से फाहियान और फ से फोक्यो, इसे याद रखेंगे हम लोग। फिर आते हैं हम लोग हर्ष हेवेनसांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेनसांग ने एक पुस्तक लिखा, सी यू की। क्या लिखा बच्चों, सी यू की। वेनसांग की रचना है। यह भी एक चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक हर्षवर्धन के समय में भारत आया। याद रखेंगे, वेनसांग के बारे में बताता है कि वेनसांग ने सपने में देखा चाइना में कि तुम्हें भारत जाना चाहिए और वहाँ पे बौद्ध के दर्शन भी करने चाहिए, और वहीं पे तब ये भारत आया और ज्ञान प्राप्ति आकर यहाँ पर किया। तो इस तरीके से फाहियान की बात करें या वेनसांग की बात करें, कई या इत्सिंग की बात करें, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाइना से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे देश में आए हुए हैं। उसी तरीके से एक और व्यक्ति यहाँ पे इत्सिंग भी एक चीनी यात्री है। यह भी चीनी यात्री था जो 673 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी तक भारत में रहा। याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है कि इत्सिंग फाहियान और वेनसांग, इसके बारे में कालक्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इत्सिंग जब भारत में आया तो इसने लिखा बौद्ध धर्म का विवरण, और यह भी चीनी यात्री था। कब से कब तक रहा, मैं यहाँ लिख चुका हूँ, देख लोगे बच्चे। फिर अब हम इंडिया वालों की थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और महान व्यक्ति आते हैं, पतंजलि। पता है बच्चे, आजकल तुम लोग पतंजलि के बिस्किट खाते हो, पतंजलि के, इसमें रामदेव बाबा का नाम भी सुन रहे हैं तुम लोग। ये पतंजलि योगपीठ से संबंधित है, और पतंजलि ने एक बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने लिखा था पुस्तक महाभाष्य। यह भी मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन की जानकारी देने वाला महाभाष्य। फिर मौर्य प्रशासन की जानकारी देने वाले एक और पुस्तक है हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन। इम्पोर्टेंट
परिशिष्ट पर्वन भी पूछ चुका है बच्चे, महाभाष्य पूछा थे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब देख लोगे। लेकिन जिस पे स्टार में लगा देता हूँ उसको भूल कर भी भूलना नहीं है। तो हेमचंद्र की रचना कौन सी है बच्चों? परिशिष्ट पर्वन, हम देखेंगे परिशिष्ट पर्वन। और नेक्स्ट में है रामायण। रामायण जो है हमारा महाकाव्य है, यह वाल्मीकि की लिखी गई एक ऐसी रचना है बच्चों, जिसमें हम देख रहे हैं कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वह श्लोक के रूप में लिखा था। उसमें 24,000 श्लोक है। बार बार पूछता है कि रामायण में कितने श्लोक है, हम बोलेंगे 24,000, 24,000। इसे प्रथम आदि काव्य या चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पूछी परीक्षा में कि प्रथम आदि काव्य कौन है, तब हम बोलेंगे रामायण। और इसे हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता माने 24,000 श्लोकों का ये संहिता है वाल्मीकि का रामायण। यह गुप्त काल की रचना है, याद रखेंगे। बार बार ये पूछता है कि किस काल में रामायण लिखी गई, तो हम बोलेंगे कि रामायण गुप्त काल में लिखी गई है, ये भूलना नहीं है। गुप्त काल की लिखी गई एक ऐसी काल्पनिक कथा जिसमें त्रेता युग की कहानी बताई गई है। वाल्मीकि नामक एक ऋषि जो है विद्वान व्यक्ति, वह गुप्त काल में एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें 24,000 श्लोक है, और उसे प्रथम आदि काव्य का नाम देते हैं और नाम रखते हैं रामायण। रामायण 2 शब्दों के मेल से बना है, राम प्लस अयन। तो राम के गुणों का वर्णन जिस पुस्तक में किया गया उसे ही हम क्या कहते हैं, रामायण कहते हैं। इसमें त्रेता युग की कहानी है। थोड़ा युग के बारे में जानोगे बच्चे। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि अभी तक 4 युग हुए। सबसे पहले युग को हम कहते हैं सतयुग। सतयुग के बाद हमारा आया त्रेता युग, इसे भूलेंगे नहीं, त्रेता युग। त्रेता युग के बाद हमारा आया द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद हमारा अभी एक युग आ गया जो चल रहा है, इसे हम कहते हैं कलयुग। तो इस तरीके से 4 युग हुए। चारों युग में सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसमें त्रेता युग में श्री रामचंद्र का आगमन हुआ था। आगे द्वापर युग में श्री कृष्ण का आगमन हम पढ़ेंगे, और कलयुग में तो बच्चों तुम लोग का ही आगमन हो चुका है, जहाँ झूठ, असत्य, अहिंसा, ये समस्त चीज़, हत्या, लूट, बलात्कार चारों तरफ फैले हुए हैं बच्चे। भाई भाई का दुश्मन पड़ा हुआ है, वह है कलयुग। और त्रेता युग की कहानी रामायण जो पढ़ रहे हैं, यह 5+2 अर्थात 7 मूल कांड में है। माने 5 इसका मूल कांड है और 2 इसमें कांड है जिसमें हम लवकुश का कहानी पढ़ते हैं बच्चे। तो इस तरीके से रामायण तक हम पढ़ चुके हैं। अब रामायण के बाद हम पढ़ेंगे, इसमें से नेक्स्ट समझेंगे कि अभी रामायण के बारे में जैसे मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि रामायण में 5 मूल है और 2 इसमें लवकुश कांड है। इस तरीके से 5 और 2 7 कांड में विभक्त है। इसको 7 कांड का मतलब हुआ कि 7 टाइप की स्टोरी, 7 प्रकार के इसमें चैप्टर्स इसको मान सकते हैं हम लोग। अब हमारा जो अगला पुस्तक है बच्चों, वह पुस्तक हमारा है, इसमें देख लो, महाभारत। तो हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत के बारे में कि महाभारत की रचना किसने किया और कब किया, ये जानेंगे हम लोग। महाभारत वेद व्यास की रचना है, या इन्हें ही कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी हम जानते हैं। यह पोस्ट वैदिक, दंत से लिखेंगे, पोस्ट वैदिक उत्तर काल तथा गुप्त काल से संबंधित है। माने जैसे ही वैदिक काल का समापन हुआ उस समय से लेके उत्तर माने गुप्त काल के बीच में ये लिखा गया है। इसमें द्वापर युग की घटना बताई गई है। माने फाइनली लिखा गया गुप्त काल में, इसे याद रखेंगे हम लोग। और द्वापर युग, अभी मैंने बताया कि द्वापर युग श्री कृष्ण के काल को कहते हैं हम लोग। यह 18 सर्ग में विभक्त है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाता हूँ मैं यहाँ। पूछता है कि महाभारत कितने सर्ग में विभक्त है, तो हम बोलेंगे 18 सर्ग में विभक्त है। और इसमें 1,00,000 श्लोक है, याद रखेंगे 1,00,000 श्लोक। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। और पता है बच्चों कि पहले जिसे आज हम महाभारत कहते हैं, इसके पहले भी इसकी रचना जब हुई तो नाम इसका महाभारत नहीं था। इसका नाम उस समय अलग अलग तरीके से लिया जाता था। जैसे पहले इसका नाम था जय संहिता, यह महाभारत का ही पूर्व नाम था, कृष्ण द्वैपायन के द्वारा लिखा गया। और यह भी पोस्ट वैदिक काल में यह लिखा गया बच्चे। इसमें 12,000 श्लोक थे। फिर जैसे ही समय बढ़ा
माने मौर्य तथा पुष्ट मौर्य काल में, इस समय आते आते समझ लो इसमें 24,000 श्लोक जुड़ गए। कृष्ण द्वैपायन ने लिखा और उस समय इसका नाम रखा गया था जय भारत संहिता। ये महाभारत का अन्य नाम है। इस तरीके से महाभारत की बात करें तो सबसे पहले महाभारत का नाम था जय संहिता, और जय संहिता में 12,000 श्लोक थे। इसके बाद आया हमारा जय भारत संहिता। जय भारत संहिता में हमारे देख लो कितने श्लोक थे, 24,000। तब जय भारत के बाद आया महाभारत, और इस महाभारत में आ गया हमारा 1,00,000 श्लोक, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया बच्चों। तो इस तरीके से महाभारत भी हम समझ गए। नेक्स्ट में हम समझने जा रहे हैं अष्टाध्यायी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है इसे। अष्टाध्यायी पूछता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पणिनि। पणिनि काफ़ी विद्वान व्यक्ति, इन्हें संस्कृत के पहला व्याकरण का जन्मदाता माना जाता है। माने संस्कृत के व्याकरण का जन्मदाता कौन है? तो पणिनि है। स्टार लगा लो बच्चे। अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों में यह विभक्त है। एक प्रश्न पूछता है हिंदी में भी, अष्टाध्यायी कौन सा समास है? तो समास के रूप में हम इसे बोलेंगे एक अष्टाध्यायी द्विगु समास है। द्विगु समास किससे कहते हैं बच्चे? जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और अष्टाध्यायी मतलब अष्ट प्लस अध्यायी, माने अष्ट अध्याय, 8 अध्यायों में विभक्त अष्टाध्याय। इसके लेखक कौन? पणिनि, भूलेंगे नहीं। और इसमें 3863 सूत्र है। सूत्र को ही हम सूक्त बोलते हैं, इसे सूक्त के रूप में याद रख लेंगे हम लोग। और यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की रचना है, याद रखेंगे। महाजनपद काल की जैसे शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, उसी तरीके से उसी समय हमारी ये पणिनि की लिखी गई अष्टाध्यायी की ही शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट समझते हैं हम लोग बच्चे भास। भास भी पुष्ट मौर्य काल के एक महान ये राजा भी है और लेखक भी है। उन्होंने लिखा है प्रतिज्ञा युगांधरायण, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहले पुस्तक का नाम प्रतिज्ञा युगांधरायण, दूसरा हो जाएगा स्वप्नवासो दत्ता। स्टार लगा लो, स्वप्नवासो दत्ता पे स्टार लगा लो बच्चे, बार बार पूछता है। तीसरा है प्रतिमा नाटक, तो प्रतिमा नाटक है या प्रतिमा नाटक। चौथा है उरुभंग, उरुभंग भी बार बार पूछता है, इस पर स्टार लगा लो। और चारुदत्त, चारुदत्त को भी स्टार लगा लो बच्चे। ये 5 पुस्तकें भास के द्वारा लिखी गई। जैसे कालिदास ने अभी हम पढ़े कि कई पुस्तकें लिखी थी, उसी तरीके से भास ने भी कई पुस्तकें लिखी है। और इसके बाद इसमें राजा हॉल, एक राजा होते हुए भी अपने विद्वता का परिचय देते हैं राजा हॉल, और ये लिखते हैं गाथा सप्तशती। याद रखें, गाथा सप्तशती किसकी रचना? राजा हॉल की रचना है। इसमें राधा का प्राचीनतम जिक्र हुआ है, याद रखेंगे। कृष्ण और राधा की जो बात हम करते हैं, पूछता है परीक्षा में कि राधा का जिक्र करने वाला सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन सा है, तो लिखें गाथा सप्तशती, जिसमें राधा का प्राचीनतम जिक्र हुआ है। लिखने वाला व्यक्ति कौन? राजा हॉल। और यह प्रेम पर आधारित कथा है। राधा और कृष्ण का प्रेम तो सर्वोपरि है बच्चे, तुम जानते ही हो। तो ये प्रेम पर आधारित पुस्तक लिखने वाले राजा हॉल है, जो गाथा सप्तशती लिखते हैं। और ये देख लो बच्चे, एक सूची लाया हूँ पुनः मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकों का, और यह है नागार्जुन की रचना। उत्तर भारत में जिस तरीके से कालिदास हमारे फेमस है बच्चे, उसी तरीके से महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक आते हैं हमारे नागार्जुन। यह कनिष्क के दरबार में रहते थे बच्चे। तो कनिष्क के दरबार में पता है कनिष्क कौन था? 78 ईस्वी में चालू करने वाला शक संवत, भूलना नहीं है बच्चे। कौन सा संवत? शक संवत। ये पुष्ट मौर्य काल में ये व्यक्ति आता है बच्चे। महान राजा के रूप में कनिष्क अपने आप को प्रतिस्थापित करता है, और जो शक संवत चलाता है बच्चे, इसी शक संवत के आधार पे हम लोगों के देश में जो भी शादी ब्याह चैत वैशाख जेठ आषाढ़ कुवार कार्तिक अगहन पूष माह करके जो माह आते हैं, ये शक संवत में ही वर्णित है बच्चे। और नागार्जुन ने लिखा शून्यवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट। शून्यवाद के बारे में पूछता है कि शून्यवाद किसने लिखा था? लिखेंगे हम लोग नागार्जुन। फिर कहता है माध्यमिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, किसने लिखा? नागार्जुन, दूसरे पुस्तक का नाम। तीसरा है शून्यता संप्रति, किसने लिखा? नागार्जुन। चौथा है अकूतो भया, अकूतो भया को लेखक नागार्जुन।
पांचवा है प्रज्ञा परिमिता के लेखक भी नागार्जुन। और छठा है माध्यमिका कारिका, इसके लेखक कौन? नागार्जुन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैं स्टार नहीं बल्कि डबल स्टार लगा रहा हूं बच्चे, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। ये याद करके रखेंगे हम लोग। और इसी तरीके से महान लोगों की श्रेणी में एक और व्यक्ति आते हैं जो अपना लोहा मनवाते हैं। कनिष्क के मित्र थे ये, और नाम था उनका अश्वघोष। क्या नाम था बच्चे? अश्वघोष। यह भी कनिष्क के मित्र थे। इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी, जिनके पहले पुस्तक का नाम है सारीपुत्र प्रकीर्ण नाटक। यह एक प्रथम नाटक है। पहली बार नाटक लिखने वाला व्यक्ति अश्वघोष का है, सारीपुत्र प्रकीर्ण। दूसरे पुस्तक का नाम है सौंदरानंद, काफी इंपॉर्टेंट। तीसरा है वज्र सूचिको उपनिषद। वज्र सूचिको उपनिषद लिखने वाला व्यक्ति भी अश्वघोष। और चौथा इनका पुस्तक है बुद्ध चरित। यह नाटक है, जीवनी है बुद्ध के, 28 सर्ग में विभक्त है। लिखने वाले व्यक्ति अश्वघोष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो उसे याद रखना हमें, बुद्ध चरित। इतना इंपॉर्टेंट बच्चे कि बौद्ध धर्म में अश्वघोष को महान लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और उन्होंने जो बुद्ध चरित लिखा 28 सर्ग में, तो इस 28 सर्ग में बुद्ध के पूरे जीवनी को इन्होंने वर्णन कर दिया है। तो अश्वघोष को हम लोग नहीं भूलेंगे बच्चों। अश्वघोष के बाद नेक्स्ट जो लेखक है वह हमारा गुणाढ़। याद रखेंगे, गुणाढ़ की रचना है बृहद कथा। यह लोक जीवन से संबंधित, हमें सामान्य रूप से लोगों का जीवन कैसा होता था, कैसे जीना चाहिए, ये समस्त चीज़ें से कई कहानियाँ, कई सीखें मिलती है बृहद कथा में। और ये एक बार पुनः विष्णु शर्मा की रचना बताने जा रहा हूँ। विष्णु शर्मा को भूलोगे नहीं बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा, जिन्होंने लिखा पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहद कथा मंजरी और बृहद कथा श्लोक। ये चारों पर मैं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ बच्चे। ट्रिपल स्टार में समझो कि मुख्य तौर पे पंचतंत्र और हितोपदेश, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसको तो जीवन में नहीं भूलना तुम, क्योंकि विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिख लिया, पंचतंत्र ये जानवरों का रूप मानव के रूप में देते हुए, और कई कहानियाँ जानवरों का उन्होंने बताया, और जानवरों की कहानियों से मनुष्य के जीवन जीने के क्रियाकलाप का इसमें इन्होंने वर्णन किया। वह है पंचतंत्र। हितोपदेश, इस कहानियों को पढ़ने से बच्चे तुम्हें पता चलता है कि जीवन में कैसे कैसे धोखेबाज लोग होते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए, हमें से अपना हित साधने वाले कैसे लोग मिलते हैं, धूर्त लोग मिलते हैं, या जो भी कपटी लोग मिलते हैं, वैसे लोगों से हमें कैसे बचना चाहिए, किस प्रकार की दुनिया में लोग हैं। ये जानवर और मनुष्य का समावेश करते हुए जानवरों के द्वारा मनुष्य की कहानी को बताने वाले विष्णु शर्मा, जिसमें एक कहानी के समापन पर दूसरी कहानी फिर से शुरू हो जाती है, वह लिखने वाले व्यक्ति है पंचतंत्र और हितोपदेश के लेखक विष्णु शर्मा। तो इसे भूलेंगे नहीं बच्चे। अब फिर महान व्यक्ति की बात करते हैं तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला एक वैद्य है चरक। चरक ने लिखा चरक संहिता। यह रोग विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान तथा आहार विज्ञान है। ये मतलब कि समझ लो, एक प्राचीन काल में कनिष्क के समय में एक चरक ऋषि हुआ करते थे, जिनके पूरे शरीर में चरक हो गया था, माने सफ़ेद दाग हो गया था बच्चे। और वे उस पर खोज करते करते इन्होंने रोग विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान तथा आहार विज्ञान, माने एक प्रकार से साइंटिस्ट की तरह इन्होंने एक संहिता ही लिख दिया, जिसे कहते हैं हम लोग चरक संहिता। तो ये पूछता है कि चरक किसके दरबार के थे, तो हम लिखेंगे कनिष्क के दरबार में थे। और चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता। नेक्स्ट है भारवी। भारवी की रचना है किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय यह भारवी की रचना है, इसे भी याद रखेंगे बच्चे। कामंदक की रचना नीतिसार, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछता है, इसे भी नहीं भूलेंगे हम लोग। और वज्जिका की रचना, इसमें कौमुदी महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखोगे बच्चे। ये एकमात्र रचना है जिसमें गुप्तों के उत्थान पर प्रकाश डाला है, माने गुप्त काल का उत्थान किस तरीके से होता है, यह अगर जानना होगा हमें तो कौन से पुस्तक से जानेंगे? कौमुदी महोत्सव। वज्जिका ने लिखा कि बिहार के पटना में शरद काल में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, जो आज के दुर्गा पूजा की तरह हुआ करता था।
और बताया कि पटना पाटल पुष्पों से भरा हुआ रहता था। पाटल पुष्प का मतलब क्या होता है, तो ये देख लो बच्चे, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल। और इस तरीके से गुलाब के फूल चूँकि काफ़ी ज़्यादा पटना में मिलते थे तो उसे पाटल पुष्प या पुष्पपुर के नाम से भी हम जानते थे। तो ये समस्त चीज़ें हम पढ़ेंगे बज्जिका के पुस्तक में। पुस्तक का नाम है कौमुदी महोत्सव। तो बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख लोगे तुम लोग। नेक्स्ट में हम आते हैं, पढ़ते हैं इसमें से एक पुस्तक का नाम है अमर कोश। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं, अमर कोश। तो अमर कोश यह अमर सिंह की रचना है, 5वीं शताब्दी ईस्वी की यह शब्दकोश है। याद करेंगे, इसके पहले भी मैंने तुम्हें शब्दकोश पढ़ाया था बच्चे, और फिर से एक तो शब्दकोश पढ़ा रहा हूँ, नाम है इसका अमर कोश। तो इस तरीके से अमर कोश की रचना अमर सिंह, और ये क्या है, शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, यह डिक्शनरी है बच्चे। नेक्स्ट काम सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। वात्स्यायन की रचना है, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी की। इस रचना में गणिका, रूपा जीवा तथा सामाजिक कुरीति का वर्णन किया गया है। अर्थात 5वीं 6वीं शताब्दी में कुछ महिलाएं ऐसे होती थी जो अपने रूपा जीवा माने अपने रूप को दिखाकर अपनी जीविका चलाती थी। रूप को दिखाकर अपनी जीविका चलाने वाली जितनी भी महिलाएं होती थी उसे ही हम कहते थे रूपा जीवा। तो रूपा जीवा क्या है ये समझ रहे हो बच्चे तुम लोग। तो रूपा जीवा हो या गणिका हो, मतलब समाज में आज के डेट में भी ऐसी महिला जो पैसा रुपया लेकर और समाज में गलत कुकृत्य करती है, सामाजिक कुरीति का प्रतीक बनती है। यह आज से नहीं, 5वीं 6वीं शताब्दी की में भी ये प्रचलित थी। और वो किस तरीके से कौन सा व्यवहार करती थी, समस्त चीज़ों काम सूत्र में वर्णित है। लेखक कौन है, वात्स्यायन। तो ये भी पूछता है बच्चे, इस पर भी स्टार लगाता हूँ, इसको भी देख लेना तुम लोग। और इस पर भी मैं स्टार लगाता हूँ बच्चे, आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट, महान व्यक्ति, भारत के महानतम गणितज्ञ में से आते हैं आर्यभट्ट। 476 ईस्वी में कुसुमपुर या पुष्पपुर या पटना या पाटलपुर, ये समस्त नाम पटना के लिए दिए जाते हैं। यहीं के रहने वाले आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे, शून्य का खोज करने वाले व्यक्तियों में यह आते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आर्यभट्ट ने जो पुस्तक लिखी उसे हम कहते हैं आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है इसमें से वराह मिहिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखने की 6वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है वराह मिहिर की। पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता, यह गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की जानकारी देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक, ये दोनों ठीक से हम याद करेंगे, वराह मिहिर की रचना। और इस तरीके से नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से बच्चों, वह है मृच्छकटिकम। यह शूद्र की रचना है, स्टार लगाता हूँ मैं, मृच्छकटिकम। गुप्त और गुप्तोत्तर काल की रचना है ये, कि उसमें मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना, शूद्र की, ये बार बार पूछता है। और फिर बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित तथा कादम्बरी, डबल स्टार रहेगा इस पर। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित बार बार पूछता है, कादम्बरी भी पूछता है बच्चे। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक की रचना करने वाले व्यक्ति बाणभट्ट, इसे हम याद रखेंगे बच्चे। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक राजा भी था बच्चे, और हर्षवर्धन एक लेखक भी, उसने लिखा नागानंद। तो हर्षवर्धन की रचना नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन तीनों पुस्तकों का लिखने वाला व्यक्ति हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी की रचना है बच्चे, गुप्ता काल के समापन पर हर्षवर्धन जब आते हैं तो हर्षवर्धन ये लिखते हैं बच्चे। तो इस तरीके से इसको तुम ठीक से देख रहे हो बच्चे। नेक्स्ट पुस्तकों की अगर हम बात करें तो शूद्रक, बाणभट्ट, हर्षवर्धन लिख लिए हैं। अब हम एक पुस्तक और लिख रहे हैं जिसका नाम है 10 कुमार चरित्र। दांडी की रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट, दांडी ये बाणभट्ट के समकालीन थे। 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि दांडी किसके समकालीन थे, बाणभट्ट के। और बाणभट्ट के समकालीन दांडी ने कौन सा पुस्तक लिखा, 10 कुमार
चरित। तो इस तरीके से इतने पुस्तक हम देख लिए यहाँ पर। अब इसमें से अभी ज़्यादा नहीं, बहुत कम पुस्तक बचे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। वह पुस्तक का नाम है, इसमें से देख लो, भवभूति। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र तथा मालती माधव नाटक। इस तीनों के लेखक भवभूति। इन्हें नहीं भूलेंगे बच्चे, यह भी 8वीं शताब्दी में लिखे हैं। यशोवर्मन के दरबारी थे ये। यशोवर्मन एक राजा थे जिनके यहाँ दरबारी थे भवभूति। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखा। उत्तर रामचरित माने रामायण के बाद जो उत्तर रामचरित है वो लिखने वाले व्यक्ति, लौकुश की घटना लिखने वाले व्यक्ति, और इसके बाद महावीर चरित्र, महावीर के बारे में लिखने वाले व्यक्ति, और मालती माधव। मालती माधव पूछता है कि मालती माधव कौन सी विधा है, तो लिखेंगे यह विधा माने नाटक है। विधा का मतलब कहानी है कि कविता है कि नाटक है, उपन्यास है। तो मालती माधव कौन सी विधा है, नाटक है। किसने लिखा, भवभूति ने लिखा। नेक्स्ट है हेमचंद्र। हेमचंद्र भी लेखक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 12वीं शताब्दी के चौलुक्य वंश के दरबारी कवि। चौलुक्य वंश भूलेंगे नहीं बच्चे। इन्होंने लिखा जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल चरित्र तथा परिशिष्ट पर्वन। काफ़ी इंपॉर्टेंट। परिशिष्ट पर्वन को मैं डबल स्टार लगाता हूँ, ट्रिपल स्टार लगाता हूँ बच्चे। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन, हेमचंद्र। बार बार परीक्षाओं में पूछता है, तो हम भूलेंगे नहीं, इसको लिखेंगे बच्चे। नेक्स्ट पुस्तक फिर से आते हैं हम लोग, और वह है सोमेश्वर की रचना कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर। इन्हें भी नहीं भूलेंगे बच्चे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रवरदाई। याद है बच्चे चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी, जिसने पुस्तक लिखा पृथ्वीराज रासो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो बच्चे। फिल्म भी बन चुकी है पृथ्वीराज चौहान पर, पद्मावत पिक्चर तुम देख चुके हो बच्चे, नहीं देखे हो तो कभी देख लेना। और वो हिस्ट्री से संबंधित बुक है, कहानी है। तो इसमें है कि अब 12वीं शताब्दी की रचना याद करेंगे। यही पृथ्वीराज चौहान है जिसमें 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में समझ लो हमारे पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति मोहम्मद गोरी जब आया तो अब 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर जान बचाकर भाग गया। लेकिन पुनः 1192 में जब आया तो तराइन के द्वितीय युद्ध में आकर पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। उस समय की यह लेखक है चंद्रवरदाई। तो इसे कहते हैं 12वीं शताब्दी की रचना है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति की बातें बताई गई है। माने भारत में राजस्थान के आसपास में राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में चंद्रवरदाई ने बताया है। तो इसे भी नहीं भूलेंगे बच्चे हम। नेक्स्ट में इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह रासो। पुस्तक का नाम अल्लाह रासो, जगनेक राव की रचना, 13वीं शताब्दी की रचना है ये, जिसमें जगनेक राव ने अल्लाह रासो लिखा है। मैंने अल्लाह उदल का नाम सुना, अल्लाह उदल का नाम सुने होंगे बच्चे। उनकी कहानियाँ नाटकों में, नाच में, ड्रामा में कई बार की जाती है। तो अल्लाह रासो की रचनाकार कौन है, जगनेक राव। नेक्स्ट है विल्हड़ की रचना। विल्हड़ ये याद रखेंगे दक्कन भारत माने दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की कहानी इसमें बताई गई है। विक्रमांक देव चरित, काफ़ी इंपॉर्टेंट। विक्रमांक देव चरित की रचना किसने किया, विल्हड़ ने किया था। और नेक्स्ट पुस्तक है दाय भाग। देखने में दाय भाग, जिमूत वाहन की रचना। यह एक कानून की किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्राचीन काल में कानून की पुस्तक कैसे हुआ करती थी, किस तरीके से संविधान चलता था, कॉन्स्टिट्यूशन चलते थे, इस पर पुस्तक तुम्हें मिलेगी कानून की किताब पर। उस पुस्तक का नाम है दाय भाग। लेखक कौन है, जिमूत वाहन। इस तरीके से बच्चे अब तुम पूरा का पूरा जितना मैंने तुम्हें साहित्य से संबंधित बताया ये तुम पूरा देखते हो। तो अगले क्लास में हम विश्व की संस्कृति पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने जो तुम्हें बताया जिमूत वाहन की रचना दाय भाग, इसे पढ़कर तुम्हें जो कुछ भी अब इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो बच्चे। ध्यान दो, जितने एग्जाम्स है
जो 12 क्लास का एग्ज़ाम तुम देने वाले हो, इस 12 क्लास के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन से लेकर और 8 क्वेश्चन तक मैं गारंटी देता हूं बच्चे, इतने क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के होते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये साहित्य से पूछते हैं। तो जो मैंने अब तुम्हें साहित्य लिखा, या समझो कि जो स्रोत होते हैं, साहित्य में भी स्रोत जो सोर्स होते हैं, इससे पूछता है कौन से पुस्तक की रचनाकार, इसके समझो कि लेखक कौन है, वह लेखक किस दरबार में रहते थे या किस राजा के यहाँ रहते थे, और उनका कालखंड क्या है, इनका कालखंड क्या है, ये समस्त चीज़ों की जानकारी इससे तुम्हें मिल जाती है बच्चे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसे पूरा याद करो और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। ओके।